हाँ जी, लाइव में एक बार अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दो। करें शुरू। कल का देखा तुम लोगों ने? 3 घंटे सोल्यूशन आता था, मतलब है ना, देख लो, है ना। एग्ज़ाम टाइम पे एक तो घर पे आप लोग ऑर्गेनिक करते रहिए, इधर से फर्स्ट बुक को पहले करते हैं कंप्लीट, ठीक है। ऑर्गेनिक को डेली पढ़ना ज़रूरी भी है अगर पेपर में बहुत अच्छा करना है तो, ठीक है जी। उधर से आप वो पढ़ो, इधर मैं करा रहा हूँ, है ना। नहीं देखे थे? हाँ जी, शुरू करें क्या? इधर से कुछ साइड में नज़र नहीं आ रहा है, क्यों? चैट बॉक्स इसका नज़र नहीं आ रहा मुझे। चलिए आइए, ठीक है ना। जिन जिन के पास वाईफाई कनेक्टेड है कृपया करके उसको डिस्कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना, वरना लाइव रहने में दिक्कत होगी, ठीक है। पासवर्ड वरना चेंज करना होगा अभी। चलो मैं चेंज कर देता हूँ। हाँ, डिस्कनेक्ट करो जल्दी। ग्रुप बंद है, मुझे भेज दो। हाँ जी, सब लोग जो लाइव आ गए 1 मिनट शांत रहेंगे ज़रा प्लीज़। एक बार डिस्कनेक्ट कर लो, अपने अपने फ़ोन से बंद करो पहले। यहाँ पर बार बार लिख रहा है वो कनेक्शन अनस्टेबल लिख रहा है, बार बार समझो बात को। जिनके भी फ़ोन में कनेक्टेड है हटा लो, सबके फ़ोन सबमिट करो रोहन, बॉयज़ के खास करके सारे फ़ोन इधर ला के रख दो जल्दी जल्दी, ले आओ इधर रख दो। और सबका डेटा बंद करके रख लो। कौन सा है ये? बाहर भेज दो, बाहर भेज दो, जो नहीं फ़ोन सबमिट कर रहे बाहर भेज दो, घर से देख लेंगे वो। एक भी फ़ोन गायब हुआ तो तुम फंस जाओगे, समझना। लेके रख लो, जल्दी रख लो। इन सब का देख लो डेटा बंद है ना। चलिए आइए शुरू कर दें, ठीक है। ओके, अब बात नहीं करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसको कहते हैं ये पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम होता है किसी भी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उसमें रिएक्शन वो ऑटोमेटिकली होगी, अपने आप होगी, और किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिलीज होती है, गिव्स फ्री एनर्जी रिलीज होती है, तो इसका डेल्टा जी नेगेटिव होता है। तो वही रिलीज केमिकल एनर्जी को ये डिवाइस किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब एक गैल्वेनिक सेल को अगर ध्यान से देखें, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। इसमें ना 2 हाफ सेल्स होते हैं, एक लेफ्ट हाफ सेल, एक राइट हाफ सेल। लेफ्ट हाफ सेल में बाय डिफॉल्ट ऑक्सीडेशन होता है और राइट हाफ सेल में बाय डिफॉल्ट रिडक्शन होता है। मतलब हम जानबूझ करके यहाँ पर एक ऐसा मटेरियल रखेंगे जिसका ऑक्सीडेशन हो लेफ्ट में, और राइट में हम इसको रखेंगे जिसका रिडक्शन हो। अच्छा, एक नियम यह है कि एनोड पे हमेशा ही ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ लिख दिया मैंने, रूल क्या है? एनोड इज अ टर्मिनल ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस और कैथोड इज अ टर्मिनल एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस। मतलब मैं कह रहा हूँ लेफ्ट में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एनोड है, और राइट में अगर रिडक्शन हो रहा है तो ये कैथोड है। रिवीजन चल रहा है तो मतलब बहुत डेप्थ में भी नहीं जाएंगे, जल्दी जल्दी इनको समझना है।
तो किसी भी गैल्वेनिक सेल को बनाने में 3 कंपोनेंट चाहिए, एक तो एनोड हाफ सेल, एक कैथोड हाफ सेल और एक सॉल्ट ब्रिज, ये 3 चीज़ें चाहिए। एनोड हाफ सेल यहाँ पर आपको याद रहे कि नेगेटिव होता है, इसके इलेक्ट्रिक होता है, हर टीचर बताते हैं ये लोन, है ना। लोन से याद आएगा कि लेफ्ट में जो है वहाँ ऑक्सीडेशन होगा, उसको एनोड कहेंगे, और उस पर नेगेटिव पोटेंशियल होता है। लाइक जो इलेक्ट्रोड पर चार्ज है वो नेगेटिव है, और अगर इलेक्ट्रोड पर चार्ज नेगेटिव है तो इसके सोल्यूशन पर पॉजिटिव चार्ज होता है इनिशियली। बोलो आ रही बात समझ। और राइट का जो कैथोड है उस पर खुद पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके सोल्यूशन में कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। सही है। सॉल्ट ब्रिज का काम ये होता है कि जब इस इलेक्ट्रोलाइट में समय के साथ धीरे 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 जैसे जैसे ऑक्सीडेशन होगा, एग्जाम्पल दिया गया है जिंक का एनोड और कॉपर का कैथोड, इसका एक गैल्वेनिक सेल बनाया गया, इसका एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया गया, और इस गैल्वेनिक सेल को हम लोग डैनियल सेल कहते हैं। तो जिंक का क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि हमने जिंक का ही तो एनोड बनाया है। तो जिंक का होगा ऑक्सीडेशन, जिसमें जिंक कन्वर्ट होगा किस में, Zn2+ में। जिंक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। कोई ऐसा भी पेन होता है ना जो ब्लिंक करता है एंड देन खत्म हो जाता है, कौन सा है? अच्छा हमें नहीं पता सर, मे बी ये है, ये है, नहीं ये नहीं है, बता दो मुझे, जादू की छड़ी किधर है? ये है, ये तो नहीं है, ये है ना, ये है? हाँ ये है। अबे रुक जा, ऐसे खुश हो रहा है जैसे तेरी शादी हो गई हो। हाँ भाई इधर देखो। तो कहने का मतलब हो गया कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो जब जिंक का इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, Zn2+ में, तो सोल्यूशन के अंदर Zn2+ आयंस आने लगेंगे, जिसकी वजह से सोल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। सोल्यूशन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। जब सोल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो समय के साथ जैसे 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 इसके एटम ऑक्सीडाइज होंगे, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा, जब ये जिंक ऑक्सीडाइज होकर Zn2+ में बदला तो इसने क्या लूज किया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस रॉड पर है। बोलो आ रही बात समझ। इस रॉड पे 2 इलेक्ट्रॉन है जो निकल के दूसरी तरफ जाना चाह रहे हैं। अब इधर क्या चल रहा है, कैथोड पे, कैथोड पे चल रहा है रिडक्शन। रिडक्शन किसका, Cu2+ का। Cu2+ कहाँ रखे हुए हैं, सोल्यूशन के अंदर। इस सोल्यूशन में Cu2+ रखे हुए हैं, बेसिकली हमने कॉपर का सॉल्ट लिया है, कॉपर सल्फेट। अब इधर रिडक्शन हो रहा है तो Cu2+ जो कि सोल्यूशन के अंदर थे, ये ऑक्सीडाइज, ये रिड्यूस हो रहे हैं, और रिड्यूस हो करके इस रॉड पर जा करके डिपॉजिट हो जा रहे हैं, यहाँ डिपॉजिट हो जा रहे हैं समय के साथ। जब इस सोल्यूशन में से Cu2+ खत्म होने लगेगा तो सोल्यूशन पे कैसा चार्ज बढ़ेगा, नेगेटिव बढ़ेगा। इसका जो अनायन होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगेगा। तो पता चला कि इस ऑक्सीडेशन और इधर के रिडक्शन की वजह से सोल्यूशन में चार्ज जनरेट करने लगेगा। यहाँ ऑक्सीडेशन की वजह से चूंकि पॉजिटिव आयन डायरेक्ट आ रहा है सोल्यूशन में, तो पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, या इस सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। और यहाँ इस सोल्यूशन से जब Cu2+ खत्म हो रहा है ना, तो सोल्यूशन के अंदर नेगेटिव आयंस बढ़ रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा होगा। एक वक्त आएगा जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये जो जाने वाला इलेक्ट्रॉन था, जब जिंक ने ऑक्सीडाइज होकर एक इलेक्ट्रॉन दिया जो इधर से इधर जाना चाहिए था, उसी इलेक्ट्रॉन पर इस सोल्यूशन के अंदर के Zn2+ आयंस अट्रैक्शन डालने लगेंगे। और बाई चांस कोई इलेक्ट्रॉन अगर इधर आ भी गया कैथोड की तरफ, तो इस सोल्यूशन पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा। इसीलिए हमें एक ऐसा डिवाइस चाहिए था जो इन सोल्यूशन में जो एक्सेस चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर दे। उसी डिवाइस का नाम क्या है, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज एक इन्वर्टेड ग्लास यू ट्यूब है जिसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। जैसे हमने KCl से भर दिया, इसको अगर पाउडर में मिक्स करके जेली लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट करके इसके अंदर फिल कर दिया जाता है। और जैसे जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो बाय डिफॉल्ट इसमें से क्या निकल के आएगा, Cl-, और इस सोल्यूशन को न्यूट्रलाइज करेगा। इधर जब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो इस सोल्यूशन में इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर से K+ निकल के आएगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो सॉल्ट ब्रिज का एक काम तो मुझे समझ आ रहा है कि दोनों ही हाफ सेल के एक्सेस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने का इसका काम है। दूसरी बात, बाहरी सर्किट इस इलेक्ट्रोड, इस वायर, इस इलेक्ट्रोड से तो कंप्लीट थी, लेकिन हम जानते हैं करंट के फ्लो के लिए कंप्लीट सर्किट का होना भी बहुत ज़रूरी है। बाहरी सर्किट में कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन इंटरनली ये दोनों हाफ सेल्स कनेक्टेड तो नहीं है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इनका कनेक्टेड नहीं है, तो हम कह सकते हैं हमारा सॉल्ट ब्रिज इन दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन को भी क्या कर रहा है, आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो इसके दो काम तो कम से कम पेपर में लिख देंगे, अगर पेपर में आ गया व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन। नंबर 1 कि सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन है टू मेंटेन चार्ज न्यूट्रलिटी इन बोथ द हाफ सेल्स। नंबर 2 इट कनेक्ट्स द टू हाफ सेल्स, है ना, एंड कंप्लीट द इनर सर्किट ऑफ द सेल, इनर सर्किट। ये दो कम से कम आप लिख के आइएगा, और भी हैं लेकिन ये दो अभी याद रखिए आप लोग, मैंने लिखवाए हैं क्लास में बहुत सारे। अब इतना तो समझ आ गया कि गैल्वेनिक सेल क्या है। गैल्वेनिक सेल में 3 कंपोनेंट है ना, फिर से सुनिए, एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल, सॉल्ट ब्रिज। एनोड पर कैसा चार्ज, नेगेटिव, कैथोड पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। बात क्लियर है क्या? अच्छा, एनोड के सोल्यूशन पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव, कैथोड के सोल्यूशन पे कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। इस पर जैसा चार्ज था उसका जस्ट ऑपोजिट रहेगा। आ रही है बात समझ? इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो होगा, तो एनोड ने इलेक्ट्रॉन दिया था तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है एनोड से कैथोड, मतलब लेफ्ट टू राइट। और अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ है तो करंट का फ्लो कैथोड से एनोड की तरफ है। इतनी बात क्लियर है? गैल्वेनिक सेल अब समझ आने लगा है। अब आगे की बात करते हैं। ये जो हमने गैल्वेनिक सेल लिया जिसमें जिंक एनोड और कॉपर का कैथोड है, इसका नाम क्या है, डैनियल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विद जिंक एनोड एंड कॉपर कैथोड इज कॉल्ड डैनियल सेल, राइट। अच्छा, अब बाद में हम ये सीखेंगे कि इस पूरे सेल का जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर 1 टेम्परेचर क्या था, नंबर 2 यहाँ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या था, जो भी आपने आयंस रखा है Zn2+ एंड Cu2+, इनको किस कॉन्सेंट्रेशन पे रखा था। बाई चांस कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रोड्स होते हैं जहां पर गैसेज इन्वॉल्व है, तो गैस का प्रेशर क्या है ये भी डिसाइड करेगा कि आने वाले गैल्वेनिक सेल का आउटपुट वोल्टेज कितना होगा। सो ये 3 फैक्टर तो अपने दिमाग में है सर। टेम्परेचर है एक वो फैक्टर जो डिसाइड करेगा कि गैल्वेनिक सेल का आउटपुट वोल्टेज कितना था, कॉन्सेंट्रेशन है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये 3 तो है ही। बोलो आ रही बात समझ, ठीक है। एंड ऑब्वियसली चौथा पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, राइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड क्यों सर? अरे भाई कॉन्सेंट्रेशन सेम लिया मैंने, टेम्परेचर सेम लिया, प्रेशर सेम लिया, लेकिन जिंक की जगह यहाँ पर अगर मैंने निकल लगा दिया तो आउटपुट वोल्टेज बदल गया। यानी कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड भी डिसाइड तो करेगा कि आने वाला आउटपुट वोल्टेज कितना ज़्यादा या कितना कम है। ये 4 फैक्टर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड है ना, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर एंड द प्रेशर ऑफ द गैसियस सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन में जो भी इन्वॉल्व होंगे। अब इतना समझने के बाद चैलेंज ये है कि अब मैं इसी बेसिस पर कई सारे गैल्वेनिक सेल बना सकता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन कंस्ट्रक्ट अ लॉट ऑफ गैल्वेनिक सेल, चूजिंग वन एज एनोड एंड अनदर एज कैथोड। बट द क्वेश्चन अराइजेस कि किसको हम एनोड माने और किसको हम कैथोड माने। उसके लिए मैं कुछ रूल दे रहा हूं, वो हमेशा याद रखें, फेल नहीं होगा। सवाल में हमें देगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज SEP, एंड बाय डिफॉल्ट ये SEP ही SRP है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। इसको रिप्रेजेंट करने का कुछ तरीका हमारा ऐसा होगा कि E0 है ना, Zn2+ चेंजिंग इनटू Zn। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, E0 बता रहा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E बता रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E का मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कंडीशन स्टैंडर्ड वाली नहीं है। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है वो अभी बात कर लेंगे, लेकिन इन दोनों में बस इतना फर्क है कि दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस हो सकता है। अगर मैं E लिख रहा हूं तो ये कोई और टेम्परेचर पे हो सकता है, E लिख रहा हूं तो किसी और कॉन्सेंट्रेशन पे किसी और टेम्परेचर। और जब स्टैंडर्डाइज कर दिया मैंने, तो स्टैंडर्डाइज करने का मतलब कि पूरी दुनिया इसी कंडीशन पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर रही है, और वो कंडीशन है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन 1 मोलर होना चाहिए, प्रेशर ऑफ गैसेज 1 atm होना चाहिए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, 298 होना चाहिए। इस कंडीशन पर जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने मेजर किया उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और वही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहलाता है। SEP ही SRP है। बोलो आ रही बात समझ? जिसको लिखने का तरीका ये है, अगर कोई कह रहा है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर लिखो, तो हम लिखेंगे E0, स्टैंडर्ड का मतलब ये, सिल्वर का रिडक्शन लिख दो Ag+ चेंजिंग टू Ag, ऐसे है ना, स्लैश लगा लो। ये फेज का अंतर बता रहा होता है, ये दोनों के फेज फिजिकल स्टेट अलग अलग हैं। बोलो बात क्लियर क्या? अब कोई कहे कि नहीं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो आपको ऑक्सीडेशन का कपल बना के देना है, इनको हम रेडॉक्स कपल कहते हैं। Cu2+ चेंजिंग टू Cu इज अ रेडॉक्स कपल। अब ऑक्सीडेशन के लिए मैं क्या लिखूंगा, Cu चेंजिंग टू Cu2+। नाउ दैट्स अ कपल व्हिच रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अगर मैं यहां पर E0 लिख रहा हूं तो दैट्स स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। दोनों में कोई फर्क नहीं है, फर्क बस इतना है कि साइन बदल जाएगी।
अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का -0.76 वोल्ट देखा गया तो इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +0.76 वोल्ट है। अच्छा, जब मैं कह रहा हूँ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इट बाय डिफॉल्ट मीन्स दैट इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन चल रहा था और इलेक्ट्रोड आपका जो है वो कैथोड की तरह बिहेव कर रहा था, तब जाकर के इतना पोटेंशियल देखा गया। कितना? -0.76। एक्चुअली हम सीखेंगे कि एक सिंगल इलेक्ट्रोड का कभी भी आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते हो अनलेस कि आप एक कंप्लीट गैल्वेनिक सेल बना दो। अब आप कहेंगे सर तो ये जिंक का कैसे मेजर किया गया है? जिंक का मेजर करने के लिए एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लगाया गया है जिसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। सो ऑल दीज पोटेंशियल वैल्यूज आर कैलकुलेटेड विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कि एक तरफ जिंक को रखा मैंने और दूसरी तरफ मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाया, और जिंक पर रिडक्शन हुआ अगर तो ये वोल्टेज आएगा, ऑक्सीडेशन हुआ अगर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में तो +0.76 आ जाएगा। बस इतनी से बात है, समझने लगे तो बताइए। बात इतनी समझ आ रही है? आगे चल रहे हैं। अब हम लोग इन चीज़ों को मिटा देता हूं ज़रा मैं। ये चैप्टर वैसे बहुत डरावना होता है कई बच्चों के लिए, लेकिन ठीक से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में क्या पूछ सकता है इस चैप्टर में, वही आज मैं डिस्कस करूंगा। पहले समझा दूँ थीम को। अब जो मैं कह रहा था, सवाल ये उठता है कि सर आपने कहा कि डैनियल सेल के आधार पर आप कई सारे गैल्वेनिक सेल बना सकते हैं, तो वहाँ पर मुझे एनोड कैथोड पहचानना होगा, और ये डायग्राम हम बार बार तो नहीं बनाएंगे, इसको रिप्रेजेंट करने का कोई दूसरा तरीका होगा? हाँ, है दूसरा तरीका। हम इसको सारे सेल को उसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कॉन्सेप्ट ये है कि, है ना, इस वाले गैल्वेनिक सेल को थोड़ा अगर डिटेल में एलाबोरेट करके लिखे तो सबसे पहले मैंने बताया हाफ सेल और कंप्लीट सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे। तो आपने कहा एनोड पर जिंक था जो कि कन्वर्ट हो रहा है किसमें? Zn2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है? लूज कर दे रहा है। बोलो आ रही बात समझ? अरे यही तो है ना, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है। कैथोड पर क्या चल रहा है? कैथोड पे चल रहा है सर रिडक्शन, जिसमें Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Cu में कन्वर्ट हो रहा है। अब फाइनल सेल रिएक्शन निकालने के लिए दोनों को ऐसे जोड़ना है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। यहाँ पर तो एनोड में भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है और कैथोड में भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे अपने आप ही। फाइनल सेल रिएक्शन मिल रहा है जिंक प्लस Cu2+ चेंजिंग इनटू Zn2+ एंड Cu। अब ये वाला रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस है, मुझे कैसे पता चलेगा? इसका एक ट्रिक दे रहा हूं कि अगर आपने इन दोनों में से जिसका एसआरपी ज्यादा है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, तो एसआरपी ज्यादा किसका है बता दो? कॉपर का। चेक कर लो, +0.34 और इसका -0.76। जिसका एसआरपी ज्यादा है, अगर तुमने उसको कैथोड ही बनाया है, और जिसका एसआरपी कम है तुमने उसको एनोड ही बनाया है, तब तो इनसे बनने वाला जो फाइनल सेल रिएक्शन होगा वो स्पॉन्टेनियस है। मैं बता देता हूं, ज्यादा एसआरपी का मतलब जिस 2 इलेक्ट्रोड में से जिस इलेक्ट्रोड की एसआरपी वैल्यू ज्यादा है उसकी रिड्यूस होने की क्षमता ज्यादा है, रिडक्शन टेंडेंसी ज्यादा। एसआरपी ज्यादा तो रिडक्शन टेंडेंसी ज्यादा, रिडक्शन टेंडेंसी ज्यादा तो वो रिड्यूस होना चाहेगा, रिड्यूस होना चाहेगा तो वो कैथोड बनाएगा। क्या बनाएगा? कैथोड बनाएगा। और जिसका एसआरपी कम, वो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, वो एनोड बनाएगा। यदि हमने ऐसा किया है तो इनसे होने वाला जो रिएक्शन होगा वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब फाइनल सेल रिएक्शन लिख दिया। इसमें जो इलेक्ट्रॉन आपने कैंसिल आउट किए ना, उसको मैं एन बोलूंगा। क्या बोलूंगा? एन। एन रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अच्छा, अब सेल का नोटेशन। क्या मैं बार बार ऐसे डायग्राम बनाऊंगा? नहीं, आपको सेल को नोटिफाई करना है। तो सेल को नोटिफाई करने का तरीका क्या रहेगा? इस सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया कि आप एनोड लेफ्ट में तो एनोड रखिए, बीच में आपका सॉल्ट ब्रिज है तो ऐसे डबल वर्टिकल लाइन खींच दीजिए, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और राइट में आपको क्या रखना है? कैथोड रखना है। क्या रखना है? कैथोड। कैथोड ऑन द राइट। अच्छा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है जिसमें जिंक किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Zn2+। इसको ऐसे लिख दो। कैथोड पे क्या हो रहा है? रिडक्शन, तो Cu2+ किसमें बदल रहा है? Cu में। इसको ऐसे लिख दो। तो किसी भी सेल नोटेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका, एनोड चेंजिंग टू एनोड आयन एंड कैथोड आयन चेंजिंग टू कैथोड। कैथोड के आयन किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? कैथोड में। बोले ये बात समझ आ गई आप लोग को? हाँ या ना? जल्दी बताइए, हाँ या ना? ठीक है। अब कैसे एनोड और कैथोड पहचानेंगे, यही मैंने अभी सिखाया था कि आपके पास 2-2 E0 दिए गए हैं, मतलब 2-2 एसआरपी गिवन है। एक की एसआरपी ज्यादा, एक की एसआरपी कम है। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर एसआरपी ज्यादा है, अगर एसआरपी ज्यादा है, अगर एसआरपी ज्यादा है तो आप क्या करेंगे? इसके अंदर रिडक्शन टेंडेंसी ज्यादा है, ऐसा समझिए। और अगर रिडक्शन टेंडेंसी ज्यादा है तो इसका मतलब इट मस्ट अंडरगो रिडक्शन, इट मस्ट अंडरगो रिडक्शन, एंड दैट इज व्हाई इट विल फॉर्म कैथोड। ये कैथोड बनेगा। एसआरपी ज्यादा तो रिडक्शन टेंडेंसी ज्यादा, कैथोड बना देना है। तो हमने डिसाइड कर लिया इन दोनों में कैथोड किसका बना है? कॉपर का। एनोड किसका बना है? जिंक का। अब पूरे सेल का स्टैंडर्ड कंडीशन पर कुछ आउटपुट वोल्टेज आ रहा होगा, उसको हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल।
या स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल बोलते हैं, और रिप्रेजेंट करते हैं इसको ई नॉट सेल से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ई नॉट सेल। स्कूल लेवल पे बता देता हूँ सीधे, एक बार एनोड कैथोड पहचान लिया तो राइट वाले में से, मतलब कैथोड वाले में से एनोड के एसआरपी को घटा दो, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट कर दो, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड कर दो, बस इतना। वरना मैं बता रहा हूँ, अगर आपका गैल्वेनिक सेल सही बना होगा तो ई नॉट सेल निकालने के लिए एक तरीका है, ज़्यादा वाले एसआरपी में से कम वाले एसआरपी को घटा दो, हायर एसआरपी माइनस लोअर एसआरपी, बट मेक श्योर कि जो सवाल में दिया गया वो एसआरपी ही दिया गया था। बाई चांस वो एसओपी दे देगा, तुम यही रट के गए हो ज़्यादा माइनस कम सरने का है, खैर वहाँ फंसोगे नहीं, उसमें भी ज़्यादा माइनस कम करके यही आ जाएगा। आ रही बात समझ? लेकिन एक एसआरपी और एक एसओपी दे देगा तो यहाँ दिक्कत आ जाएगी। खैर अब समझो, तो ई नॉट सेल निकालना है मुझे किसका? डैनियल सेल का। तो ई नॉट ऑफ Cu2 प्लस चेंजिंग टू Cu माइनस ई नॉट ऑफ Zn2 प्लस चेंजिंग टू Zn, घटाएंगे तो ये वैल्यू कितनी आती है? 1.10। सभी लोग जान रहे हैं ये इतना आता है। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या? टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25, आयंस के कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर ऑफ द गैस 1 atm। अब इतना तो समझ आ गया ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं। एक बार बच्चा अगर ई नॉट सेल निकाल लेना तो हम उससे निकलवा सकते हैं स्टैंडर्ड गिव्स टू एनर्जी चेंज। एग्जामिनर आपसे ये बोल देगा कैलकुलेट करो स्टैंडर्ड गिव्स टू एनर्जी चेंज, और मैं कह रहा हूँ इस पर सवाल बार बार रिपीटेडली पूछे गए। तो स्टैंडर्ड गिव्स टू एनर्जी चेंज, जिसको हम डेल्टा जी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा जी नॉट ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड गिव्स टू एनर्जी चेंज ऑफ द सेल रिएक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? मैक्सिमम वर्क डन। तो सवाल में वो डेल्टा जी नॉट ना बोल के क्या बोलेगा? मैक्सिमम वर्क डन निकालो, मैक्सिमम वर्क डन निकालो। तो भाई डेल्टा जी नॉट निकालने का छोटा सा फॉर्मूला है, याद रखिएगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। क्लास में कराया भी गया ये सब, बस एक रिकॉल हो जाए, रिवाइज हो जाए। मैं बहुत पैनिक करके तो नए लेक्चर को आगे बढ़ा रहा हूँ, लेकिन सुनिएगा ध्यान से। माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे सर? यही ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, यहाँ से कोई वैल्यू आएगी, यहाँ पर पुट करेंगे। सवाल ये उठता है सर यहाँ एफ क्या है? तो पढ़े लिखे बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पर आज। एफ क्या है जी? फैराडेज कांस्टेंट। एफ क्या है? फैराडेज कांस्टेंट। और फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? फैराडेज कांस्टेंट है 96500 कूलॉम पर मोल। बोलो आ रही बात समझ? ठीक है ना? ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू 96487। तो एक फैराडे का मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का चार्ज, और 1 मोल इलेक्ट्रॉनों का चार्ज होता है 96,500 कूलॉम, है ना, अप्रॉक्सीमेटली। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। एन क्या है? अभी अभी समझाया गया। एन है कि पूरे सेल रिएक्शन में कितने मोल्स इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ था। वो वैल्यूज को पुट कीजिए, आंसर पा लीजिए। अब आगे चलते हैं जी, इतनी तो बात हो गई है। याद रखिए मैक्सिमम वर्क डन को डेल्टा जी नॉट कहना है, या फिर स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज को डेल्टा जी नॉट कहना है। अब वो सवाल में ऐसे सवाल आ गया जैसे डैनियल सेल हमने किया था, इसको करना है। सवाल क्या है? 2 इलेक्ट्रोड सेलेक्ट किए गए हैं, एक निकल का इलेक्ट्रोड सेलेक्ट किया गया और एक सिल्वर का। अब आपके सामने कुछ काम है। काम क्या है जरा समझिए। पहला कह रहा है कि पहचानो कि इसमें एनोड क्या है, दूसरा कह रहा है पहचानो कि इसमें कैथोड क्या है। बोलो आ रही बात समझ? रुक जाओ, इसको कॉपी कर लो। हाँ, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, हाफ सेल रिएक्शन लिखो, कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखो। तो इस वाले को कंप्लीट करते हैं फटाफट। चलिए आइए बताइए इन दोनों में ई नॉट वैल्यू किसकी ज़्यादा है? एजी की। तो वो क्या बनाएगा? कैथोड, है ना। एनोड किसने बनाया? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, तुम बोलोगे तो पढ़ाने में मज़ा आ जाएगा। कैथोड किसने बनाया? सिल्वर का तो कैथोड है और निकल का क्या है? एनोड है। अगला हाफ सेल रिएक्शन लिखना है, तो पहले आप किसका रिएक्शन लिखेंगे? एनोड का। भाई एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन, जिसमें निकल को किस में बदल दूं मैं? Na2+। तो भाई लेफ्ट में रखोगे तुम Na सॉलिड, और इसको बदलना किस में है? Na2+ एक्वस, एंड इट इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, यही रहेगा। अब कैथोड पे भी रिएक्शन लिखेंगे। कैथोड पर क्या होता है भाई? रिडक्शन। किसका? Ag का नहीं, Ag प्लस का। Ag प्लस का। तो Ag प्लस को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये किस में कन्वर्ट होगा? Ag सॉलिड में। ये तो हो गए दोनों के हाफ सेल रिएक्शन। क्या इतनी बात समझ आ रही है जितने लोग इधर बैठे हुए हैं? अरे बोलो भाई। ठीक है सर, ये तो अपने को समझ आ गया। अगला कह रहा है ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखना है। अगर इन दोनों को जोड़ दे तो नीचे वाले को पहले 2 से क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसमें आप इमेजिन करो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया है, तो फाइनल सेल रिएक्शन ये मिल रहा होगा, चेक कीजिएगा। निकल सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस गिव्स Na2+ एक्वस एंड 2Ag सॉलिड। क्या यही रहेगा? जल्दी बताइए, हाँ या ना? तो ये रहेगा अपना फाइनल सेल रिएक्शन। अच्छा मुझे ये भी बता दो, इस पूरे सेल रिएक्शन में कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं? एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? एन की वैल्यू तो 2 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट होंगे तब जाकर के ये दोनों रिएक्शन आपस में जुड़ेंगे। ठीक है सर, ये भी समझ आ गया। अब सेल को नोटिफाई कीजिए, सेल को दिखाइए ये कैसे दिखेगा। तो सर लेफ्ट में क्या है? एनोड। एनोड किसका बना है? निकल का। तो कुछ ऐसा भी वो लिख के दे सकता है कि निकल सॉलिड ऑब्लिक निकल 2+ एक्वस, डबल वर्टिकल लाइन फॉर सॉल्ट ब्रिज,
और दूसरी तरफ Ag प्लस एक्वस, Ag प्लस एक्वस चेंजिंग टू Ag सॉलिड, ये हो गया। अब कह रहा है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकाल के दो, मतलब वो कह रहा है E0 सेल निकाल के दो। तो हमारे बच्चों को मैंने दो शॉर्टकट दे दिए, ये भी SRP दिया है, ये भी SRP दिया है, ज़्यादा माइनस कम, या फिर कैथोड वाले में से एनोड का घटा दो, है ना। तो हम कुछ इस तरह से पेपर में रिप्रेजेंट करेंगे, E0 ऑफ Ag प्लस चेंजिंग टू Ag माइनस E0 ऑफ Ni2 प्लस चेंजिंग टू Ni, ये वाली वैल्यू है 0.80 माइनस का माइनस 0.25, यही है ना, जोड़ करके आएगा 1.05 वोल्ट। ये आंसर आएगा किसका, E0 सेल का। भाई E0 सेल का मतलब स्टैंडर्ड, अरे बोलना तो पड़ेगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, हाँ जी ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है। बोलो आगे बात समझ, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है ये। नेक्स्ट, अब क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज निकालो या मैक्सिमम वर्क डन निकालो। मतलब सर हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा डेल्टा G0 सेल, फॉर्मूला लगाया मैंने माइनस NF E0 सेल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N नाउ। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हुए हैं, यहाँ पर आप पुट करेंगे 2, है ना। नेक्स्ट फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू 96500 और E0 सेल की वैल्यू, E0 सेल की वैल्यू है 1.05। बच्चों इसकी यूनिट क्या होगी, जूल्स पर मोल। एक बार बताइए ये कितना है। यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे होंगे जो जल्दी भी बताएंगे, ऑनलाइन वाले भी बता सकते हैं। आवाज़ वगैरह जा रही है प्रॉपर। ठीक हो जाएगा ये, है ना। तुम लोग बस ध्यान से देखो इसको। कमेंट करो ज़रा आंसर क्या है। हाँ 202650 जूल्स पर मोल, यही है। किलो जूल में बदलना हो तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड, माइनस 202.65 किलो जूल्स पर मोल, ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी बताओ हमने इस वाले टॉपिक पे गैल्वेनिक सेल में क्या क्या कैलकुलेट करना सीखा है। एनोड कैथोड पहचानना सीख लिया, ठीक है ना। हाफ सेल रिएक्शन, कंप्लीट सेल रिएक्शन, सेल का नोटेशन, E0 सेल और डेल्टा G0 सेल निकालना तो सीख लिया। आगे बढ़ेंगे अब, इस वाले पेज की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे हमने अभी तक सीख लिया डेल्टा G0 निकालना, सही है। जो बच्चा डेल्टा G0 निकाल रहा है वो स्टैंडर्ड कंडीशन पर कैलकुलेट कर रहा है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर, मतलब जब कॉन्सेंट्रेशन कुछ और हो, जब टेम्परेचर कुछ और हो, वहाँ कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, -NFE। जाहिर है ये E जो है ना, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर कॉन्सेंट्रेशन बदलने से बदल जाएगा, तो डेल्टा G भी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर बदलने से ये बदल जाएगा, तो ये भी टेम्परेचर पे और प्रेशर पे ये बदल जाएगा, तो ये भी मतलब जिन टर्म्स पर, जिन फैक्टर्स पर ई डिपेंड करता है, उन्हीं फैक्टर्स पर डेल्टा जी भी डिपेंड करेगा। बोलो बात क्लियर है। अच्छा, स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन सभी बच्चे जानते हैं कि अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो उसका डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। डेल्टा जी क्या होना चाहिए, अब ये फॉर्मूला कह रहे हैं डेल्टा जी नेगेटिव तभी आ सकता है जब ई क्या हो, पॉजिटिव। आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव है तो समझना कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। मतलब आपको कोई वोल्टेज देखने को मिलेगा पॉजिटिव में मिलेगा तो कहना कि रिएक्शन चल रही है, स्पॉन्टेनियस है। उसी तरह से नॉन स्पॉन्टेनियस कब कहेंगे, जब डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाए। डेल्टा जी नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव दो और डेल्टा जी जीरो तो इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अच्छा तुम भी बताओ, डेल्टा जी जीरो हो जाने का मतलब क्या, जीरो हो जाना, ई का भी जीरो हो जाना, आउटपुट वोल्टेज ही जीरो हो जाएगा। अरे हाँ या ना, ये सारी कंडीशन ध्यान से सीख लीजिए, कुछ ना कुछ यहाँ से पूछ सकता है वो। अब जैसे एक पेपर में क्वेश्चन आ गया कि डैनियल सेल का ना स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज बताओ या मैक्सिमम वर्क डन बताओ, तो हमने फिर से फॉर्मूला वही लगाया -NF E0 से। और डैनियल सेल में E0 सेल की वैल्यू कितनी थी, 1.10, तो और N की वैल्यू कितनी थी, 2। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है जिंक से कॉपर की तरफ, तो 2 × 96500 × 1.10 सॉल्व करके आएगा 212,300 या 212.300 किलो जूल पर मोल। कैलकुलेशन ऑफ EMF एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। अब टॉपिक क्या है कि आपकी कंडीशन जो है स्टैंडर्ड वाली नहीं है, अब क्या है भैया, नॉन स्टैंडर्ड, मतलब कॉन्सेंट्रेशन अलग, टेम्परेचर अलग, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। लेकिन मैं, है ना, आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें A मोल्स A था, B मोल्स B था, X मोल्स ऑफ C है, Y मोल्स ऑफ D है, और ये आयंस जो हैं अलग अलग चार्जेस पर हैं।
पर ये रिएक्शन ओवरऑल क्या है, बैलेंस है। मान लीजिए ये बैलेंस है। आपने 11th में पढ़ा था QC, रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट लिखने का तरीका होता है प्रोडक्ट को ऊपर रखा जाए उनके कोएफिशिएंट्स को पावर में रेज करते हुए, रिएक्टेंट्स को नीचे रखा गया उनके कोएफिशिएंट को पावर में रेज करते हुए। इस चीज़ को हम QC बोल रहे हैं। एक बार QC निकाल लिया तो अब आप EMF निकालना चाह रहे हो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पर, जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी है, टेम्परेचर कुछ भी है, तो आप ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। जनरल नॉन्स इक्वेशन फॉर टेम्परेचर T इज E cell is equals to E naught cell minus 2.303 RT upon NF log QC। QC को अक्सर हम लोग P बाई R लिख देते हैं, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट्स का रेशियो। बोलो आ रही बात समझ? ये जनरल फॉर्मूला है, लेकिन 90% क्वेश्चन, 98% भी मान लो क्वेश्चन में हमें 25 डिग्री पे ही कैलकुलेट करने को बोलेगा। तो नॉन्स इक्वेशन जो हमें चाहिए होगा वो कब का चाहिए होगा, 25 डिग्री पर। 25 डिग्री पर जब मैं R और T की जगह वैल्यूज़ को पुट कर दूं, आप चेक कीजिए, यहाँ पर T की जगह आप 298 रखिए, R की वैल्यू 8.314 रखिए, F के जगह 96,500 रखिए, ये सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपको जो अपने काम का नॉन्स इक्वेशन मिलेगा वो ये है, E cell इज इक्वल टू E naught cell माइनस 0.059 अपॉन में N log QC log P बाई R। अब यहाँ समझिए, एक एग्जाम्पल दिया जिसमें जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन और कॉपर का हो रहा है रिडक्शन, वही है डैनियल सेल। E naught cell हम निकाल ही लेंगे जी, E naught cell इसका निकाला भी था, कितना आया था 1.10। अब पूरे नॉन्स इक्वेशन में ये रहा हमारा नॉन्स इक्वेशन। नॉन्स इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, E cell इज इक्वल टू E naught cell माइनस 0.059 अपॉन में N log P बाई R, log P बाई R, प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट्स रेशियो। प्रोडक्ट के तरफ भाई, तुम्हारे भाई आए, चाबी दे दो, ठीक है, हाँ समझो। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है बताना, प्रोडक्ट क्या है Zn2+, ये कहाँ नजर आएगा ऊपर, रिएक्टेंट की तरफ कौन सा आयन है Cu2+, ये कहाँ नजर आएगा, प्रोडक्ट का आयन ऊपर रखना है और रिएक्टेंट का आयन नीचे। और चूंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पर भी कोएफिशिएंट 1 है तो पावर क्या है 1 है। कोएफिशिएंट कुछ और होता है तो पावर कुछ और होता है, समझ गया? अच्छा, n के जगह 2 क्यों रख रहा हूँ, सब लोग जान रहे हैं इसमें टोटल 2 मोल इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर है। तो ये पूरा जो है क्या हो गया, ये नॉन्स इक्वेशन कौन से सेल के लिए, डैनियल सेल के लिए। इसमें आप वैल्यूज को पुट कर सकते हो। जनरलाइज तरीके से लिख दिया मैंने कि हर बार जब अगर कटायनिक स्पीसीज इन्वॉल्व है फाइनल सेल रिएक्शन में, कटायनिक, लेफ्ट में भी कटायनिक स्पीसीज है, राइट में भी कटायनिक है, तो एनोड का कटायन रख देना ऊपर और कैथोड का कटायन रख देना नीचे, ये फिक्स है। अगर कटायनिक स्पीसीज हैं तो अनायनिक में उल्टा हो सकता है, समझे क्या? ठीक है, अब ये ध्यान रहेगा, जल्दी बोलो, सवाल करने चल रहे हैं अब, ठीक है। अगला, जैसे मेरे सामने ये सवाल है, इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 और C2 की जगह मैं कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू ही लिख के दे देता हूँ, ठीक है, ताकि हम इसको सही से अप्लाई करें। अब देखिए आपको ना इस तरह से पेपर में सेल नोटेशन लिख के देगा और कहेगा इसका ई सेल निकालो, क्या निकालो, ई सेल। अब ई सेल पूछ रहा है तो किसी और कॉन्सेंट्रेशन पे पूछ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 0.1 मोलर है और ये भी 0.1 मोलर है। कितने बच्चे हैं जो जल्दी से इसको सॉल्व कर देंगे? फैन ऑफ कर दो जरा, जल्दी कीजिए। सबसे पहले आपको तो ये पता हो, एक तो डायरेक्ट भी किया जा सकता है इसको, लेकिन स्कूल में और बोर्ड्स में डायरेक्ट मत करो, उनके सामने स्टेप्स लिख के दिखा दो, एनोड रिएक्शन, कैथोड रिएक्शन, फाइनल सेल रिएक्शन, कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट सेल, ई नॉट सेल कैसे कैलकुलेट हुआ। अच्छा, इसका ई नॉट सेल कैसे निकालेंगे? पेन आज नहीं चलाओगे तो पिटाई करूँगा, ध्यान रख लेना। आज भी बैठ करके शक्ल देखने आए हो तो, फरहान तुम्हें कह रहा हूँ, है ना, बिल्कुल अब हाथ पकड़ के लिखवाऊँ क्या तुमसे? वही तो मैं कह रहा हूँ।
हो गया। कर लिया। एनोड रिएक्शन लिखिए, कैथोड रिएक्शन लिखिए, टोटल रिएक्शन लिखिए, एन की वैल्यू देख लीजिए। हो गया। हाँ जी, इसमें पहले तो ये बताओ कि इसमें एनोड कौन है और कैथोड कौन सा है। फर्स्ट पॉइंट, एनोड किसका बना हुआ है? बोलो जल्दी बोलो। आयरन का। एसआरपी जिसका ज़्यादा वो कैथोड है। इन दोनों में किसकी एसआरपी ज़्यादा है? आयरन की एसआरपी ज़्यादा है तो वो कैथोड है। यहीं पर तुम्हारा गलत हो गया भाई। इन दोनों में हायर एसआरपी किसकी है? हायर एसआरपी है -0.44 है ना, बड़ा नंबर होता है -0.74 के आगे। तो इसका मतलब है कि आयरन जो है कैथोड बनाएगा और क्रोमियम जो है वो क्या बनाएगा? एनोड। पहली बात क्लियर है। अब इसके बाद क्या लिखना है आपको? हाफ सेल रिएक्शंस। क्या लिखना है? इतना कुछ सिखाया क्यों गया? ये सब ऐसे लिखोगे भाई तो बोर्ड्स में कहीं से भी नंबर नहीं कट रहे तुम्हारे, ठीक है। हाफ सेल रिएक्शन में एनोड पर क्या लिखोगे? ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या लिखना है जी? ऑक्सीडेशन। तो एनोड क्रोमियम का बना है ना। अब क्रोमियम को मैं बदलूं किस में? तो यहां देख लो, क्रोमियम को बदलना किस में? Cr3+ में, और ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। और वही कैथोड पर अगर हम देखें तो कैथोड पर क्या चल रहा है? रिडक्शन। किसका रिडक्शन करना है? Fe का नहीं, Fe2+ का। उसको Fe में बदलना है। सो Fe2+ को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन देते ही ये किस में बदल जाएगा? Fe सॉलिड में। अब क्या इन दोनों को मैं जोड़ पाऊंगा? नहीं सर, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। जोड़ने से पहले क्या करना होगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखिएगा तो आपको एक कंप्लीट सेल रिएक्शन मिल जाएगा। यहाँ पर कंप्लीट सेल रिएक्शन, कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखेंगे। कंप्लीट सेल रिएक्शन में इस वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं? 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करके ये क्या बना? 2Cr सॉलिड गिव्स 2 मोल्स ऑफ Cr3+ एक्वस प्लस 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से। तो ये क्या बन जाएगा बताना? 3 मोल्स ऑफ Fe2+ एक्वस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 3 मोल्स ऑफ Fe सॉलिड। अब इन दोनों को क्या कर दे जी? ऐड कर दे। ऐड करेंगे तो कुछ कैंसिल हो जाएगा और कुछ रह जाएगा। कैंसिल क्या हो रहा है बता दो? 6 से 6 खत्म, और ये आ जाएगा 2Cr सॉलिड प्लस 3Fe2+ एक्वस गिविंग 2Cr3+ एक्वस प्लस 3Fe सॉलिड। अरे यही रहेगा, जल्दी बता दो। समझ में आने लगा होगा अब तो। ये फाइनल रिएक्शन है। और यहाँ तक आने में हमने कितने इलेक्ट्रॉन उड़ा दिए हैं? 6। तो एन की वैल्यू कितनी है? 6 है। बात क्लियर है यहाँ तक? अब एनोड का कटायन हमने कहा था ऊपर रखना और कैथोड का कटायन नीचे रखना है। आप देख लीजिए, ये एनोड का ही तो कटायन है। बोलो हाँ है ना? ये कटायन किसका है? एनोड का ही है। तो राइट वाले कटायन को ऊपर लाना होता है क्यूसी की एक्सप्रेशन में, है ना। और ये वाले कटायन को कहाँ लाना है? नीचे। तो ये तो कैथोड का ही कटायन है, चेक कर लो। आयरन वाला कटायन लेफ्ट में है और क्रोमियम वाला कटायन राइट में है। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है? एक तो आपको ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है, ये आना ही आना चाहिए। इस पर सवाल होगा मतलब होगा। आ रही बात समझ? तो आपको कैलकुलेट करना है आप क्या? ई नॉट सेल। क्या? ई नॉट सेल। ई नॉट सेल पहले निकालो। कैसे निकालते हो तुम सब ई नॉट सेल? ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, या ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, या ज़्यादा एसआरपी माइनस कम एसआरपी। याद है सबको? हाँ, तो ये पता होना चाहिए। हाँ जी बताओ। आयरन का बता दो। माइनस का 0.44 और माइनस का -0.74 वोल्ट्स। कितना आएगा ये दोनों घट कर? हाँ 0.30 यही तो आएगा। और अगर आपका सेल सही कनेक्टेड है ना तो ई नॉट सेल तो नेगेटिव आने से रहा, ई नॉट सेल तो पॉजिटिव आएगा, ये ध्यान रखेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? जितने लोग बैठे हुए हैं जल्दी बताइए, ठीक है ना। आता होगा भले आपको पहले से भी, लेकिन यहाँ पर तो आप आए हो सब कुछ रिवाइज करने को, और कुछ सवाल तो आपने घर पे भी किया ही होगा। किया है क्या? नहीं सर, बच्चे कह भी रहे नहीं सर, ठीक है ना। ये सीधे पेपर से 2 दिन पहले ना सब कुछ कवर कर लेंगे, ये हुनर है इनके पास। हाँ जी, ई नॉट सेल निकाल लिया, लेकिन क्या हमें ई नॉट सेल निकालना है? अरे क्या हमें ई नॉट सेल निकालना है? क्या निकालना है? ई सेल निकालना है सर। रुक जाओ ज़रा, ठीक है जी, आ जाओ। अब आ जाते हैं ई नॉट सेल कैलकुलेशन पर।
कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट सेल, सॉरी ई सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना। इसके लिए क्या करेंगे हम, नर्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे। नर्स इक्वेशन बोलो क्या है, ई सेल इज इक्वल्स टू -0.059 अपॉन एन लॉग पी बाई आर। पी बाई आर का मतलब समझते हैं आप लोग, ठीक है जी, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट्स रेशियो है ना, एट 298 केल्विन ही अप्लाई करेंगे हम लोग। वैल्यूज को पुट कर लो जरा यहाँ पर, ई नॉट सेल की जगह कितना पुट कर दूँ मैं, 0.30 रख दिया यहाँ पर, 0.30 माइनस 0.059, एन की जगह क्या पुट करूँ, 6, ये सही है यहाँ पर, है ना, क्योंकि अगर कई बच्चे यहाँ 2 या 3 रखते हैं तो गलत ही हो जाएगा। यहाँ पर 6 क्यों रखा है, समझ गए आप लोग, एक हाफ सेल, मतलब यहाँ से भी देख के फिगर आउट करना आना चाहिए, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, इनकी बात बनेगी नहीं, जोड़ नहीं सकते हैं जब तक कि क्रॉस मल्टीप्लाई ना करे, है ना, इनटू लॉग। प्रोडक्ट की जगह पर क्या रखना है अपने को, प्रोडक्ट की जगह पर Fe2+ रखना है, बोलो, अरे राइट वाला कटा है Fe2+, गलत है, बोलो हाँ या ना, Cr3+, हाँ या ना, Cr3+, एनोड का कटायन ऊपर आएगा ना, कहाँ का कटायन ऊपर आएगा, एनोड का, ये लेफ्ट का एनोड है, ये ऊपर आएगा, और नीचे कौन जाएगा, Fe2+, कुछ तो बोलोगा तो, और पावर क्या रेज करना है, इस पर पावर 2 रखना है और इस पर पावर 3 रखना है, बोलो क्या इतनी बात क्लियर है, हाँ या ना। अब वैल्यूज को पुट करते हैं जो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। कई बच्चों को ये लगता है इसमें कि ये 0.1 और 0.1 दिया था तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, कैसे कैंसल आउट हो जाएगा, जब इनके पावर्स डिफरेंट है। ई नॉट सेल की जगह क्या था अपने पास, 0.30 माइनस का 0.059/6 इंटू लॉग, हाँ जी, ये 0.1 की पावर 2 का मतलब क्या है, 10 की पावर -2, 0.1 की पावर 3 का मतलब क्या है, 10 की पावर -3, समझ गया, 10 की पावर -2 बाई 10 की पावर -3 10 ही हो जाएगा, 0.30 माइनस 0.059/6, समझ आ रहा होगा, इंटू लॉग ऑफ 10, और लॉग 10 की वैल्यू बेस 10 पर कितनी होती है, 1, तो ये हो जाएगा 0.30 माइनस ऑलमोस्ट 0.01 है तो ये 0.290 समथिंग आ रहा होगा, 2905 29 नहीं, ये आपने पूरा 06 लेकर के किया ना, मत 0.0, अरे ये चेक करते रहो क्लास में, ऐसे मुंह देखने के लिए थोड़ी बैठे हुए हो, यही है क्या, सब ट्रैक करो कितना आ रहा है ये, बाकी लोग ऐसे ही शक्ल देखना है, घर भगा दूंगा, शक्ल देखने वाले ऑनलाइन भी तो देख रहे हैं, क्यों ये आज यहाँ नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, वहाँ कैसे सॉल्व करोगे ये बता दो, और यहाँ तो कैलकुलेटर बैठ के चला लेते हो, वहाँ लिखना पड़ेगा भाई, फिर पेपर में तुम आधे पे छोड़ाओगे। मैं हाँ तो गलत तो सॉल्व कर ही रहे हो तुम सब, जोड़ घटाओ आ नहीं रहा है यहाँ पर, समझ गया क्या, हाँ या ना। इसका सोल्यूशन देखो अगले पेज पे मैंने किया भी होगा, लेकिन एक सोल्यूशन तुम्हारे सामने कर दिया था, बोलो आ रही बात समझ, कोई दिक्कत है क्या इसमें, नो सर, इसकी कोई ज़रूरत अब नहीं है, इसको हटा लेते हैं, ठीक है। अगला ऐसे ही एक सवाल है आपके सामने, है ना, जितनी तेज़ी से बता सकते हो, ऑनलाइन वालों तुम भी बताओ, ये जो 2-4 सवाल मैं करा रहा हूँ ये कर लो। निकल का एनोड है, सिल्वर का कैथोड है,
हो गया? क्या है आंसर? हाँ जी हो गया, चले आगे। 0.2 0.96। देखो पहले हाफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और अगले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। तो इस पूरे राइट वाले में 2 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, तब जोड़ा गया होगा। तो Ag प्लस का कोएफिशिएंट तो स्क्वायर आएगा ना, Ag प्लस का कोएफिशिएंट 2 होगा और पावर में स्क्वायर दिखेगा। चलो अगले पेज पे देखते हैं क्या सोल्यूशन है। सबसे पहले मैंने क्या कैलकुलेट किया है? ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं? ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, ई नॉट ऑफ सिल्वर माइनस ई नॉट ऑफ निकल, है ना। 0.8 में से घटा दिया 0.25, 1.05। ये किस किस का सही आया ये बता दो पहले तो। 1.05। अगर यही सही नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आगे अगला हमने क्या निकाल लिया? डेल्टा जी नॉट। नहीं बोल रहा था फिर भी निकाल लिया हमने, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। एन के जगह पर कितना लेना होगा? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। एफ के जगह रख दिया 1.05 भी मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 200 2.6 आ जाएगा। ये हमने शायद किया अभी था ये सवाल। अगला क्या है? नॉन इक्वेशन अप्लाई करो। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन, एन के जगह पर 2 लॉग प्रोडक्ट का कटायन अपॉन रिएक्टेंट का कटायन। प्रोडक्ट फाइनल सेल रिएक्शन में कैसे पता चलेगा? ये रहा फाइनल सेल रिएक्शन, Ni2 प्लस ऊपर होगा, Ag प्लस नीचे होगा और स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, या फिर आप डायरेक्ट लगा सकते हो। एनोड के कटायन को डायरेक्टली कहाँ रखा करो? ऊपर, और कैथोड के कटायन को कहाँ रखा करो? नीचे। पता है कि सेल नोटेशन में ये कैथोड है और ये क्या है? एनोड है। अच्छा, इसके अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस हाफ सेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, उधर 2 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, तो इसलिए इसके ऊपर पावर 2 चढ़ गया है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब वैल्यूज को पुट करो। कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.01, 10 की पावर -2। तो 10 की पावर -2 का पहले स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -4, और ऊपर 10 की पावर -1 है, तो ये 10 की पावर 3 हो जाएगा। सॉल्व करके ये आंसर आना चाहिए था। यही आ रहा है? ठीक है, बढ़िया। आगे चलते हैं। डेल्टा जी सेल के बारे में हम जान रहे हैं, इसका डेल्टा जी सेल भी निकाल दिया है ना। कह सकते हैं कैलकुलेट करो स्टैंडर्ड गैस फ्री एनर्जी चेंज एट द गिवन कॉन्सेंट्रेशन। अगर ये वर्ड है गिवन कॉन्सेंट्रेशन, तो वो कह रहा है इस कॉन्सेंट्रेशन पे बताना है डेल्टा जी। तो कई बच्चे स्टैंडर्ड वाले डेल्टा जी को निकालते हैं, गलत हो जाएगा। एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है इस कॉन्सेंट्रेशन पर निकालना, तो इस कॉन्सेंट्रेशन पर पहले ई सेल निकालना होगा, जो कि निकाला हम लोगों ने। अब फिर डेल्टा जी का फॉर्मूला लगा दिया, माइनस एन एफ ई सेल, माइनस एन एफ ई सेल। एन के जगह पर 2, एफ के जगह पर 96500, और ई सेल की वैल्यू कितनी थी? 0.96। ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब आ जाइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक पर आ गए। हाउ डू यू फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन? सबको पता है कि इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0। अब ये देखो, अभी अभी एक फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे कि डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई सेल, और आप कह रहे हो कि आपका सेल रिएक्शन कहाँ पहुंच गया? इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया। अगर ये इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया तो डेल्टा जी क्या हो जाना चाहिए? 0। ये 0 LHS 0 होने के लिए RHS में भी किसी का 0 होना जरूरी है क्या? n 0 हो सकता है? नहीं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि ट्रांसफर हो रहे थे वो 0 नहीं है। F 0 नहीं होगा, 96,500। सो किसको 0 होना होगा? ई सेल। आउटपुट वोल्टेज ही 0 हो जाएगा, आपको कोई भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा अपने गैल्वेनिक सेल से। यानी कि हमें एक थीम मिल गया है कि ई सेल 0 हो जाएगा कहाँ पर? इक्विलिब्रियम पर। अब मुझे अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करना है या लॉग ऑफ केसी निकालना है, और आपको ई नॉट सेल पता है, तब भी काम चल जाएगा। देखो मैंने ये दोबारा से क्या लिख दिया बताओ? नॉन्स इक्वेशन। और मुझे पता है कि ये नॉन्स इक्वेशन ऐसा होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू सी, लॉग क्यू सी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इक्विलिब्रियम पर हम पहुंच गए तो ये वाला टर्म कितना हो जाना चाहिए था? 0। ये वाला टर्म कितना हो जाना चाहिए था? ई सेल 0 हो जाना चाहिए था। और ये जो क्यूसी लिख रहे हो ना, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का रेशियो, ये प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का रेशियो ये अब केसी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? केसी। अब ये केसी कहलाएगा। बोलो हाँ या ना? इक्विलिब्रियम पर ये जो पी बाई आर का रेशियो ये क्या हो जाता है? केसी। तो जब इक्विलिब्रियम आ गई तो ई सेल कितना हो गया? 0, और क्यूसी क्या हो गया? केसी। पुट किया जाए ये 0, तो हम कह सकते हैं ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग केसी, ये दोनों आपस में बराबर हो गए होंगे। चेक कीजिए, LHS में रखा 0, ई नॉट सेल को ऐसे ही रहने दिया, और ये लग दिया लॉग केसी। अब ये पूरा नेगेटिव वाला टर्म उठा के इधर ले जाओ, ये पूरे टर्म को ना, ये पूरे टर्म को उठा के इधर ले आओ। कितना हो जाएगा? 0.059 बाई एन लॉग केसी इज इक्वल्स टू क्या? ई नॉट सेल। लॉग केसी को एलिमिनेट आउट कीजिए, ये पूरे टर्म को उठा करके नीचे ले आइए। बोलो है या नहीं? तो ई नॉट सेल अपॉन ये टर्म डिवाइड करके एक फॉर्मूला बन गया, एन ई नॉट सेल अपॉन 0.059। इस फॉर्मूले को जरूर लिख लिया जाए कि लॉग केसी अगर निकालना और ई नॉट सेल पता है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला चलेगा, एन ई नॉट सेल अपॉन 0.059। सबको पता है कि लॉग का जो बेस होता है वो कितना होता है? 10। और लॉग का मतलब, हाँ यहाँ मैंने समझाया भी है, अगर लॉग एक्स की वैल्यू कितनी आ रही? y,
तो बेस 10 पर ये y है ना, तो आप कह सकते हो 10 के ऊपर y रखने पर, 10 के ऊपर बेस के ऊपर y रखने पर x आ जाना चाहिए। लॉग का यही मतलब होता है। तो अगर log KC बेस 10 पर इतना आ रहा है तो हम कह सकते हैं ना कि 10 के ऊपर इतना कुछ चढ़ा दीजिए, इतना कुछ 10 के ऊपर रख दीजिए पावर में, तो ये KC के बराबर हो जाएगा। तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए कि भैया KC का फॉर्मूला क्या होगा सेल रिएक्शन के लिए, समझ रहे हो क्या, या log KC क्या होगा, या डेल्टा G क्या होगा, डेल्टा G नॉट क्या होगा, इतने सारे तो फॉर्मुलेस बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। तो KC का फॉर्मूला हो जाएगा 10 टू दी पावर n E नॉट सेल अपॉन 0.059। अब कह रहा है डैनियल सेल के जरा ये वैल्यू कैलकुलेट करके दो, और डैनियल सेल पे मैं जानबूझ करके डिस्कशन कर रहा हूँ, कई बार तो डायरेक्ट वही आया, मुझे तो डेटा भी याद हो गया, तुम्हें भी हो गया होगा, है ना, कि ई नॉट सेल इसका 1.10 आता है, डेल्टा जी नॉट 212.3 आया हुआ था, बोलो है कि नहीं भाई, यही आया था ना, 212 300 आया था, 212 300 आया था, खैर कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं भी याद है तो क्या है, फिर से कैलकुलेट करना, फिर से मत सॉल्व करना, जैसे कि या तुम आधे कैलकुलेशन पे छोड़ देते हो, ठीक है ना। अब तो हम KC निकाल रहे हैं किसके लिए, डैनियल सेल के लिए। n की जगह क्या रखा मैंने 2 डैनियल सेल में, ई नॉट सेल की जगह क्या रखा 1.10 और 298 केल्विन पे ही निकालने को कह रहा है, तो ये कितना रहेगा 0.059। सॉल्व किया तो ये 2.20 अपन 0.059 है, इसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, आप लोग भागते हो छोटे मोटे कैलकुलेशन से, यही गलत आदत है, पूरे नंबर लाने का सपना देख रहे हो और ये सब कैलकुलेट नहीं हो रहा है, डिवीजन नहीं हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, कैलकुलेटर है नहीं वहाँ पर, तो अब करें क्या, ठीक है ना, दोस्तों से पूछे तो उनका भी कैलकुलेशन गलत ही होगा, ठीक है, तो ना पूछे तो बेहतर है, ठीक है। तो ये आएगा कितना 37.28, तो log KC आ रहा 37.28, तो हम KC को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 37.28, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा दिया, 37.28 को अलग अलग तोड़ दिया, 10 की पावर 37 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 0.28, इसको बस पहचानना है कि ये 0.28 किसका लॉग होता है। तो log 2 की वैल्यू होती कितनी है 0.3, log 2 की वैल्यू होती है 0.3 और ये कितना 0.28, तो ये 2 से कम नंबर रहा होगा ना, 2 से कम नंबर रहा होगा, है ना, तो ये 1.9 मैंने रख दिया, 1.9 इंटू 10 की पावर 37, ये हम टिक कर सकते हैं, एंटी लॉग इसको कहते हैं जो मैं कर रहा हूँ, बोलो आ रही बस में। खैर अब ये समझ आ गया है, तो अगला क्या रहा है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाँ यही हमने सॉल्व किया है, इसी पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर हमने सॉल्व किया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द डैनियल सेल। अब मैं इस पर एक आध और सवाल देने जा रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ और मैं कह दूँ, ये ना करके हम डायरेक्टली एक काम कर सकते थे कि अगर आप डेल्टा G नॉट सेल अगर निकाल चुके हो, तो डेल्टा G नॉट सेल निकाल चुके तो अब E नॉट सेल मत निकालना, टाइम मत खराब करना, बोलो आ रही बात समझ। अगर डेल्टा G नॉट सेल आपको पता है तो आप क्या कर सकते हैं, मैं समझा दूँ यहाँ पर, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो कि जो डेल्टा G नॉट है, जो डेल्टा G नॉट होता है हमारा, वो होता है माइनस का RT/ln KC, ये याद होगा आप लोगों को, ये याद होगा, ये क्लास 11 का भी फॉर्मूला है इक्विलिब्रियम चैप्टर में और थर्मोडायनेमिक्स में, 12वीं में भी यूज़ हो रहा है, नहीं याद है कोई बात नहीं, यहाँ पर सीख लीजिए, पेपर में अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि मैं 2-4 सवाल आज भी कराऊंगा, ग्रुप में भी भेजूंगा, पहले भी किया है, इस पर सवाल खूब, बोर्ड्स का ये चहेता पार्ट है, मैं बता दूँ, यहाँ का एक न्यूमेरिकल होना ही होना, आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से ही इसी टाइप के न्यूमेरिकल होंगे, आज मैं लाइव भी बोल रहा हूँ तो अब समझ ही लो, ठीक है ना, कि होता ही होता है, बस सीधी सी बात है ना। माइनस RT/ln KC को कैसे सॉल्व करेंगे, -2.303 RT, हाँ गदो इधर देख लो, है ना, पढ़ना लिखना है नहीं, बस हंस देना क्लास में, पेपर में तो अभी 6 दिन है, कौन पढ़े अभी, अब कितने दिन बचे हैं, अब 4 दिन है, कोई नहीं, 2 दिन सक्सेसफुली बर्बाद किया, ठीक है ना। डेल्टा G नॉट पढ़ा है, पढ़ने वाले पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन नहीं पढ़ने वाले मुझसे पूछो, एक चैप्टर 2 पेज पढ़ लिया, आज पढ़ाई हो गई है, ठीक है ना, अभी बहुत दिन है, अभी बहुत दिन है पढ़ने के लिए डेल्टा और मैंने एक चैप्टर अपने तरफ से कराई दिया, ये दूसरा भी करा रहा हूँ, सर तो करा ही रहे हैं, हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है भाई, और क्या, हाँ डेल्टा G नॉट माइनस RT/ln KC है, और लॉग में बदलने के लिए 2.303, ये ध्यान रखिएगा। अब जो मैं सवाल देने जा रहा हूँ इसी टाइप के सवाल आपको पेपर में दिख सकते हैं, ये देखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन उठा करके दिया, कंक्लूजन लिख दिया मैंने, डेल्टा G नॉट माइनस RT/ln QC या डेल्टा G नॉट माइनस 2.303 RT log KC, R की जगह पर आपको क्या पुट करना है आपको पता ही होगा,
आपको याद हो तो मैंने पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक फॉर्मूला सीरीज ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे मतलब इसी चैनल पे डाल रखी होगी पहले, पूरा ही फॉर्मूला सीरीज नहीं है क्या वो, है ना? हाँ, केवल फॉर्मूले अगर क्विकली रिवाइज कर रहा हूँ, वरना ये सब लिख करके रखो अपने पास। आर की वैल्यू कितनी होती है बताइए? जूल्स पर केल्विन पर मोल। और कैलोरी में अगर बाई चांस सवाल आया तो 1.98 होता है, वैसे लगभग 2 रख सकते हो। जरा ये ट्राई कीजिए जरा, बहुत ही छोटा सा सवाल है, डेल्टा जी नॉट निकाल के दे दो। चलो भाई जल्दी बताओ। क्या निकालने को कह रहा है? ये तो डेल्टा जी नॉट कह रहा है बस। हो गया जी, बताइए। 523.03। ओके, आइए इसको सॉल्व करते हैं। जितने बच्चों ने सॉल्व कर दिया बहुत अच्छी बात है। पहले तो बताइए आपको डेल्टा जी नॉट निकालना, और इसमें तो ई नॉट सेल भी दिया हुआ है, कुछ तो करना ही नहीं है भाई। ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन हो गया तुम्हारे लिए। बताओ डेल्टा जी नॉट सेल निकालने का क्या फॉर्मूला है अपने पास? -NF ई नॉट सेल, यही तो लगाना है। एन के जगह पर क्या पुट कर दूं मैं? Mg 2+ में गया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, Cu2 + Cu में रिड्यूस हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लिया, तो ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। F के जगह क्या लिख दो? 96500, और ई नॉट सेल के जगह क्या लिख दो? 2.71, और यूनिट क्या लिखोगे बता दो? जूल्स पर मोल, है ना? ये वीडियो अपलोड हो जाए तो अपने दोस्तों को भी बता देना, देख लेंगे। बहुत ही प्यार से पढ़ाया, आराम से पढ़ाया, समझ तो आ ही रहा होगा, ठीक है ना? इसमें आज मारपीट नहीं हुई है ज़रा भी, ठीक है ना? हाँ बताओ ये कितना है? 523 जूल में बोलो, 030 जूल्स पर मोल। किलो जूल में बदलने के लिए अब दिखा देना कि 1000 से तुमने डिवाइड किया है। 523.03 किलो जूल्स पर मोल। क्या यही है? ये एक आसान सा काम तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग कर लेंगे। अगर इस तरह का एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, तो उस दिन बस मन ही मन मुझे थैंक यू कह देना कि एंड में भी इन्होंने बता दिया था और वही आ गया, ठीक है? ये बताओ भाई, ये 2 सवाल करेंगे। क्या नहीं दिख रहा बताओ? ये पूरा नहीं है, अब दिखेगा। पहले वो कर लिया जाए। केसी दिया हुआ है, ई नॉट सेल पूछ रहा है। ऑनलाइन वालों अगर है ना नेटवर्क में आ गए हों तो देख लो भाई, नहीं आया तो अपलोड होने के बाद में देख लेना। हो गया जी, बढ़िया, दोनों कर लिया। ये वाला भी कर लो। सवाल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? लो अभी सवाल दिख जाएगा तुम लोगों को। बस मेरे माइक पे देखना, ये है ना ग्रीन से रेड हो जाए तो बता देना सही समय पर। स्पर्श आज तो लिख लो कुछ, साल भर तुमने कुछ नहीं लिखा है, ना नोट्स बनाए हैं। ऐसा भी तो हो जाता होगा कि हम 2 वीडियोस को भी मर्ज कर लें, अपलोड कर दें एक साथ, है ना? तो अगर ये 2 पार्ट में हुआ तो 2 पार्ट में कर लेंगे। हो गया, जल्दी कर लो। बताइए जी।
हेलो, हाँ भाई, लैपटॉप एक सेकंड, अच्छा 4G, 4G, इसमें आ जाए देख रहा हूँ कलर, कर रहा हूँ एक बार। कनेक्ट तो हो गया है, फिर देखते हैं। कनेक्ट तो कर दिया। अब एक बार तुम देखना तो यूट्यूब पे दिख रहा है क्या? हाँ जी, हो गया, हो गया क्या? ओके, पहला सवाल तो बहुत ही आसान है। क्या निकालना है इसके अंदर? ई नॉट सेल अगर के सी दिया हुआ है तो आपने अभी अभी लिखा था कि लॉग के सी जो है उसका फॉर्मूला है एन ई नॉट सेल अपॉन में 0.059, यही है जी। अब यहाँ से देखिए के सी की वैल्यू कितनी है 10, तो ये लॉग 10 हो गया। एन के जगह पर क्या रखना है अपने को? 2 रखना है। ई नॉट सेल अभी अननोन है, अपॉन में क्या 0.059, करेक्ट है। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जो ई नॉट सेल है, ठीक है ना, वो कितना हो जाएगा 0.059 मल्टीप्लाइड बाई लॉग 10। लॉग 10 बेस 10 पे तो 1 ही होता है, खैर, और डिवाइड करना है किससे? किससे? 2 से। इससे डिवाइड कर देंगे हम लोग, बोलो है कि नहीं? अब बताइए यहाँ से सॉल्व हो गया, ये कितना आ रहा है? 0.0। क्या सबका यही आंसर है? फिर तो सही है जी, ये बड़ा ही आसान सा सवाल है ना। 1-2 नंबर इसके तो मिल जाएंगे। नहीं हो पा रहे ना? इस वाले को कैसे सॉल्व करना है बताओ? रहने दो, अब बाद में ना उससे स्टूडियो से ही अपलोड कर देंगे फिर। हाँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है जी। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पहले तो निकाल लो। इसमें 3 काम करने हैं अपने को। पहला ई नॉट सेल निकालना है। अब ई नॉट सेल में इस रिएक्शन में किसका रिडक्शन हो रहा है ये बताओ पहले। रिडक्शन किसका हो रहा है? Ag प्लस का। तो इसका मतलब है अपने को ई नॉट ऑफ Ag प्लस चेंजेस टू Ag माइनस ई नॉट ऑफ Fe3 प्लस चेंजेस टू Fe2 प्लस, ये ध्यान रखिएगा। इस बार Fe3 प्लस Fe2 प्लस में बदल रहा है, फेरिक फेरस में बदल रहा है। ये कितना है? 0.80, बोलो। और माइनस ये कितना है? 0.77, ये 0.03 आ गया होगा, बोलो भाई। क्या निकाला अभी अभी हम लोगों ने? ई नॉट सेल किनका है भाई ये? डराने वाले। पहला हो गया, जल्दी बताओ। हाँ, बात नहीं करो। नेक्स्ट, अब क्या निकालना है बोलो? डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट सेल कैसे मिलेगा? फॉर्मूला बोलो। माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये सवाल इतना बढ़िया सवाल है ना कि बस क्या बताओ, कई बच्चे इसमें कुछ ना कुछ तो गलत। हाँ, हंसी लो तुम लोग, कोई बात नहीं। एन एफ ई नॉट सेल, एन कितना लोगे इस रिएक्शन का? हाँ, कुछ बच्चों ने 1, कितने लोगों ने 6 लिया इसमें? कोई है जिसने एन की जगह 6 लिखा है? पहले लिखा था। 3 लिखा है, अच्छा 3 वाले भी हैं। चलो, है ना, पढ़ने लिखने की बहुत ज़रूरत है। या तो आप सिंपली रेडॉक्स नहीं जानते,
Fe2 प्लस Fe3 प्लस में ऑक्सीडाइज होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और Ag प्लस Ag में रिड्यूस होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यही तो है ना। इसलिए टोटल एक ही मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, समझे क्या। तो n के जगह 1, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये काफ़ी अच्छा सवाल है, कई बार ये बोर्ड्स ने पूछा और कई बार बच्चों ने इसको गलत ही लिखा है, ठीक है ना। इनटू क्या 96500, और ई नॉट सेल की वैल्यू क्या है 0.03, यूनिट क्या है जूल्स पर मोल, कितना आ रहा है 2895 जूल्स पर मोल, और किलो जूल में जाते हैं तो क्या इस पैटर्न के सारे सवाल समझ आने लगे, ये बताओ, है ना। ये पूरा टॉपिक जिससे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लोग डरते हैं, मैं कह रहा हूँ बोर्ड्स में तुम्हें इन्हीं टाइप के सवाल नजर आएंगे, न्यूमेरिकल में खास करके। डेल्टा पहले ही बता रहा हूँ, स्पर्श अगर नहीं करके आया ना, तुम कह रहे थे ना बस वही बताइए जो आएगा, मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है ना, समझो। और थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है ये, केसी, तो लॉग केसी आप चाहो तो ई नॉट सेल से निकाल लो, और आप चाहो तो डेल्टा जी नॉट से निकाल लो। लॉग केसी का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, एन ई नॉट सेल बोलो, एन के जगह पर क्या वैल्यू पुट करें 1, और ई नॉट सेल के जगह पर 0.03 अपॉन में क्या 0.059। अच्छा ये बताओ ये कितना आ रहा है 0.508, ये क्या निकाला हम लोगों ने, पूछा क्या था उसने, केसी पूछ रहा, 10 की पावर 0.508। अच्छा 10 की पावर 0.5 होता तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 10 होता, और स्क्वायर रूट ऑफ 10 जो होता है वो 3.16 होता है, कितना होता है 3.16, यही होता है ना स्क्वायर रूट ऑफ 10, यही आता है, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट ही तो कर रहे हैं लगभग, तो ये आंसर कितना आ रहा है 3.2 के आसपास आ जाएगा। बोलो भाई हाँ या ना। मेरे ख्याल से इतना तो समझ आ गया है। गैल्वेनिक सेल वाले पोर्शन में और कुछ ज़्यादा नहीं है, सिवाय ये कि आप किस चीज़ को समझ लो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। बिल्कुल ढंग से ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उड़ा दिया और कुछ समझ नहीं आया। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, तो सबसे पहले इट्स अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, बात को समझिएगा, ये किस तरह का इलेक्ट्रोड है, हाँ 5:30 बजे जाने दूंगा सबको, फिर बाकी लोग घर से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपलोड कर ही दूंगा। रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना। इसमें जो इलेक्ट्रोड बना होता है ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, समझिएगा, और सारे के सारे दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसी के जरिए कैलकुलेट किया गया है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट में आपने कोई एसिड रखना है, मैं तो कह रहा हूँ बस H+ का सोर्स रखना है, प्लीज शांत रहो यार, ये जितने भी लोग H+ का सोर्स रखना है, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो बेस हो, चाहे वो सॉल्ट हो, चाहे वो बफर सॉल्यूशन है। इसको एक्चुअली हम लोग आयनिक से मिक्स कर देते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पर। बोलो आ रही बात समझ। अब ई नॉट ऑफ H+, इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल, वो कितना होता है 0 वोल्ट होता है, सही है जी। अच्छा अगर इसका SRP 0 है तो SOP क्या होगा सर, ये भी 0 होगा, एंड दैट इज वाई दिस कैन एक्ट एज बोथ कैथोड एंड एनोड, ये दोनों की तरह ही बिहेव कर सकता है, कैथोड की तरह भी और एनोड की तरह भी। बोलो आ रही बात समझ, ठीक है ना। तो ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है हमारा, इलेक्ट्रोड इसका होता है। अच्छा इसमें ना इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया गया, ये देख लीजिएगा, इसमें क्या है कि एक्चुअली हाइड्रोजन गैस को पास किया गया, और इसके जो रेडॉक्स कपल है उस पर एक नज़र देख लो, H2 गैस है और H+ है, तो H2 गैस रिड्यूस फॉर्म है और H+ जो है वो ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ये रेडॉक्स कपल है। अब H2 गैस से आप वायर तो कनेक्ट नहीं कर सकते हो ना, तो इसीलिए आपने प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड यूज किया है, प्लैटिनम। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लैटिनम इज यूज्ड, प्लैटिनम इज यूज्ड, इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड प्लैटिनम। तो कभी भी अगर आ गया कि गिव है ना ब्रीफ नोट ऑन व्हाट, ऑन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एक तो ये डायग्राम बनाइए आप लोग जिसमें एसिड का सोल्यूशन रख दीजिए और प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, और फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम के ऊपर प्लैटिनम आप हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करा दीजिए, सही है। कॉपी में भी आपके ये बना हुआ होगा, जब मैंने क्लास में पढ़ाया होगा तो याद होगा। अब इसमें जो सीखना है यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये जरा देखिएगा आप लोग। अब ये मैंने कहा एनोड और कैथोड दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, इट कैन एक्ट एज बोथ एनोड एज वेल एज कैथोड। तो अब ये दोनों चीजें ना आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अब मान लेते हैं ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, पहले तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाँ बोलिए, हाँ हाँ ये मुझे पता है शुरू से ही।
जो भी जाग गया है उसके लिए है ना थैंक यू कि वो अब तो जागा। जिसने भी तुम्हें कॉल करा है, किसने किया? अच्छा वो यही बैठे, वो मैं भी जान रहा हूँ लाइव नहीं है वो, अब रिकॉर्डिंग इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि उसको मैं बाद में भेज दूँ, ठीक है। अभी इसको थोड़ी देर के बाद अपलोड कर दूंगा पूरे लेक्चर को। मेरे पास सेकेंडरी बैकअप प्लान्स हैं, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। ओके देखो इधर, ठीक है ना, ठीक है। चल भाई इधर देख, हाँ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज एनोड। अबे देखो यार, देखो H2 गैस किस में बदल रहा है बताओ जल्दी। अगर ये एनोड की तरह बिहेव करेगा, अब ये समझ लो यार, कॉन्सेप्ट समझ लो, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किस में, 2H+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज आउट कर देगा। बोलो यही है अगर ये एनोड की तरह बिहेव करे। अच्छा बाई चांस वो सवाल पूछ रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब बाय डिफॉल्ट रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन मैं दोनों की तरह इसको डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन आपको समझना किसको है, रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं ये समझिएगा। एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन यहाँ पर अटैच किए मैंने ताकि उसको भी सीख लें हम लोग। अब यहाँ पर आप मुझे बताइए, इस पर भी तो नॉन इक्वेशन में लगा सकता हूँ टोटल पर ही, इसका कुछ कॉन्सेंट्रेशन रहा होगा, मान लो इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है, और यहाँ पर जब गैस है तो इसका प्रेशर P1 रहा होगा, कितना रहा होगा P1, और कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन है ना। साथ बैठ गए आज भी तुम लोग, मतलब कभी भी कुछ अपने लिए करना नहीं है जिंदगी में, नहीं। अब हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किस चीज के लिए, H2 के H+ में बदलने के लिए, मतलब एनोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं। नॉन इक्वेशन लगा रहा हूं मैं, E0 सेल जो कि इसका कितना रहेगा 0 माइनस, बोलना जरा 0.059 अपॉन में n की जगह रख दिया 2 लॉग प्रोडक्ट में क्या है बताना, H+ का स्क्वायर, ये एनोड का था तो A लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एट एनोड। बोलो आ रही बात, ये इसका नॉन इक्वेशन हो जाएगा भाई। अगर कोई भी सवाल आ गया जिसमें हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को वो कैसा शो कर रहा है एनोड की तरह, तो ये इसका नॉन इक्वेशन रहेगा। इसमें जो भी वो कॉन्सेंट्रेशन देगा पुट कर देना, जो भी प्रेशर देगा पुट कर देना, एज इट इज। समझ रहे हो मेरी बात को। लेकिन एक स्पेशल केस है जो मैंने आप लोगों को क्लास में भी कराया है, पीएच के टर्म में बदलने के लिए। बोलो हाँ या ना। जब इसका पार्शियल प्रेशर कितना हो जाए 1 atm हो जाए, कितना हो जाए 1 atm, पार्शियल प्रेशर अगर 1 atm हो जाए तो ये 1 हो जाएगा। अब देखो ये पूरा फॉर्मूला कैसे रिड्यूस हो जाएगा, कैसे चेंज हो जाएगा, माइनस का 0.059, माइनस का 0.059 अपॉन में क्या, अपॉन में 2 इंटू लॉग, ऊपर क्या रहेगा H+ कॉन्सेंट्रेशन एट एनोड का स्क्वायर, यही तो रहेगा, नीचे आपने 1 बोल दिया। अच्छा लॉग x की पावर y क्या होता है, लॉग x की पावर y क्या होता है, लॉग x की पावर y होता है y लॉग x, तो ये 2 नीचे आएगा और रह क्या जाएगा, लॉग ऑफ H+ कॉन्सेंट्रेशन एट एनोड। बोलो यही तो रहेगा। 2 से 2 हम क्या करेंगे, कैंसल आउट, और ये हो गया 0.059। हाँ माइनस था, माइनस को मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, माइनस लॉग ऑफ H+ कॉन्सेंट्रेशन एट एनोड। अब नेगेटिव लॉग ऑफ H+ क्या होता है, pH, तो इसका एक फॉर्मूला बन गया 0.059 टाइम्स pH एट एनोड, दैट इज हाउ यू कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। लेकिन ये फॉर्मूला हम कब लगा पाएंगे, जब पार्शियल प्रेशर कितना हो 1 रहा। बोलो आ रही बात सुन। तो अभी हमने क्या सॉल्व किया है, ये मान के कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसा बिहेव कर रहा था एनोड की तरह, यदि यही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारा कैसा बिहेव करने लगे कैथोड की तरह, तो क्या बदलाव आएगा ये समझ लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन चेंज हो जाएगा पहले तो। अभी बताया है, जस्ट अभी बता दिया करो यार, समय रहता है। बैकअप प्लान है अपने पास, ठीक है। इधर समझो, बात नहीं करो, समझ लो जरा। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज कैथोड देखने जा रहे हैं। अगर ये कैथोड की तरह बिहेव कर रहा तो रिएक्शन कौन सा होगा, रिडक्शन, 2H+ एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, H2 गैस में। देखो बात नहीं करो, मैं कह रहा हूं ना, फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है तुम्हें। अब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए यहाँ का है C2 और यहाँ का प्रेशर कितना है P2 है, N की वैल्यू कितने मोल्स इलेक्ट्रॉन है इसमें 2 है।
देखिए नॉन्स इक्वेशन जो है ना वो हाफ सेल पे भी लगाई जा सकती है और कंप्लीट सेल पे भी। अभी मैं हाफ सेल पे लगा रहा हूँ इसको। अब नॉन्स इक्वेशन अप्लाई किया मैंने। नॉन्स इक्वेशन कुछ ऐसे, ई ऑफ एच प्लस चेंजिंग इनटू H2 विल बी 0 माइनस 0.059 अपॉन में 2 इंटू लॉग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या है बोलना, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, और रिएक्टेंट साइड क्या है, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर करना पड़ेगा। ये कहाँ के हैं पार्शियल प्रेशर्स, कैथोड के, और ये भी कहाँ है, कैथोड के। बाहर ही कैथोड लिख रहा हूँ इस बार, पहले अंदर ही लिखा था। बोलो हमारी बात सुनो। अब ये तो हो गया आपका नॉन्स इक्वेशन कि अगर ऐसा कोई सवाल आता है जिसमें कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही रिडक्शन पोटेंशियल है, तो आपको ये रिडक्शन रिएक्शन लिख करके आगे तो बढ़ना था। बोलो हाँ है ना। ये रिएक्शन कौन सा लिखा हम लोगों ने, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। आपने कैथोड माना तभी तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखा है। So what we are going to calculate is the electrode potential of cathode, which is nothing but the reduction potential, which is nothing but the reduction potential ही electrode potential। अरे लैंग्वेज में कह रहा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड निकाल के दो, तो क्या हम शुरू से नहीं पढ़ते हैं ना कि बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही रिडक्शन पोटेंशियल है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। तो वो आपसे नहीं बोलेगा रिडक्शन पोटेंशियल निकालो, वो नहीं कहेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो, वो कहेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो। तो अब बच्चे के मन में डाउट आ तो जाता है कि भैया सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहा है तो मैं रिडक्शन वाला बताऊं कि ऑक्सीडेशन वाला। तो मैंने कह दिया ना कि बाय डिफॉल्ट अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने को कह रहा है तो क्या निकाल देना तुम, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या कहानी क्लियर है। अब वैल्यूज को, अब इसका भी स्पेशल केस है एक। हाँ जी, स्पेशल केस क्या है, जब यहां पर कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का कितना रख दिया जाए, 1 मोलर। अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हम कितना रख देंगे, 1 मोलर रख देंगे, तो 1 मोलर रखते ही अब ये देखो कैसे चेंज हो जाएगा। E ऑफ H प्लस चेंजिंग टू H2 विल बी, बताइएगा आप लोग जरा, माइनस 0.059 अपॉन में 2 इंटू लॉग पार्शियल प्रेशर, नहीं ये नहीं रखना अपने को ना, पार्शियल प्रेशर को रखना है, ठीक है। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी होने दो, और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन pH पे डिपेंड करता है। क्या इधर बैठे हुए सभी लोग जानते हैं कि pH और H प्लस में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है। pH क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, यही होता है क्या। pH का फॉर्मूला तो ये होता है, क्लास 11 में खूब पढ़ाया गया है। अच्छा, क्या यहाँ से मैं ये भी बोल सकता हूँ कि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकालने का एक शॉर्टकट तरीका होगा 10 की पावर माइनस pH, 10 की पावर माइनस pH, भूलेंगे नहीं है ना, ये भी काम आता है बहुत। सवाल में pH दे रहा है H प्लस निकाल लो, सवाल में H प्लस दे रहा है pH निकाल लो, बोलो हाँ है ना, ठीक है ना। अब ये देखो यहाँ पर हम केस ये मान रहे थे कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना दे दे मुझे, 1 atm दे दे या 1 बार लिख करके दे दे, और कॉन्सेंट्रेशन वो कुछ भी रख रहा है जिससे pH कुछ भी बदलते जा रहा है उस सोल्यूशन का जिसमें ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को डुबो के रखा गया है। इट कैन बी एट एनी डिफरेंट pH, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो गया सर 1 और नीचे H प्लस का स्क्वायर। कोई 90s का हीरो आगे बैठा हुआ है मुझे लग रहा है ना, गाने जो है ऐसे ही है ना। अब log a की पावर b, log a की पावर b, ये b को नीचे उतार लो, टू नीचे उधर के आ गया, और ये क्या है बताना, log 1 अपॉन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, यही रहेगा। 2 से 2 को क्या कर दिया जाए, कैंसल आउट। नम्रा इधर ध्यान दो, क्लास में बैठे बैठे खो जा रही हो तुम भी, है ना। इस H प्लस को ऊपर ले आओ, क्या सर बोर्ड पे लिखे रहे, लाइव हो ही जाएगा, क्लास में कुछ नहीं भी समझ आए तो दोबारा देखेंगे, इसी चैप्टर पे 3 दिन निकाल देंगे, ठीक है ना। देखो अब ये लोग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन के पावर -1 को -1 नीचे ले आएंगे, क्योंकि मैं तो चलो 3 घंटे 4 घंटे की रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, तुम उसको तो भाई 8 दिन में पूरे कर लोगे ना। आठ घंटे में पूरे करोगे, अच्छा। हाँ इधर समझो, ये हो गया नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस। नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस को क्या बोलते हैं हम लोग, pH। अच्छा, सब कंक्लूसिव फॉर्मूले को तो साथ में लिख ही रहोगे, नहीं लिख रहे हो तो गलती कर रहे हो भाई आप लोग। अगर आपने रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, आ गया तो बहुत मारूंगा, ध्यान रख लेना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला है, -0.059
टाइम्स पीएच एट कैथोड, और एनोड पर जब निकाल रहे थे तो प्लस के साथ निकाल रहे थे। बोलो आ रही बात समझ? जिसको ये समझ आ गया उससे एनसीईआरटी के ये 2 सवाल हो जाएंगे। ठीक है, फटाफट। फिर उसके बाद ये लेक्चर को पहले यहाँ पर एक ब्रेक लेकर छोड़ देंगे। ठीक है, फिर मैं सेकंड पार्ट अभी शाम तक अपलोड करूँगा एक साथ ही सारे, है ना? हाँ सर, देख नहीं रहा है क्या? हाँ भाई, रात के 2 बजे तक यहाँ पर रोको उसको, वो दिखेगा नहीं। देख लो क्या कह रहे हो। चलो बच्चों जल्दी बताओ, एक एनसीईआरटी का है। कितने घंटे से चल रहा है भाई ये लेक्चर? 4 बजे के आसपास शुरू हुआ है ना, 1.5 घंटे तो हुए हैं। सही है, 1.5 घंटे में एक पोर्शन पे तो काम हुआ पूरे ढंग से। घर पे आप पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे होते हैं अभी। ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो घर पे? कितने चैप्टर किए ऑर्गेनिक के? बायोमोलिक्यूल्स। तुमने अंकिता ऑर्गेनिक में कौन सा चैप्टर किया? आज के आज खत्म करो उसको, है ना? घर पे। इधर बताओ तीनों कौन सा? एल्डिहाइड खत्म, एल्डिहाइड तक कर लिया है। ठीक है, बढ़िया। क्वेश्चन कहाँ से? एनसीईआरटी भी ऑर्गेनिक में पढ़ना जरूरी है, पहले बता रहा हूँ, रीड आउट कर लो। ठीक है ना? तुम लोगों ने क्या किया ऑर्गेनिक में? हाँ, 6 और 7। ठीक है, बढ़िया। इधर आदि ऑर्गेनिक में कितना कुछ हुआ घर पे? मतलब आज और कल में, पहले का नहीं जानना मुझे, पहले का नहीं जानना है, मतलब फिजिक्स के पेपर के बाद। उसके बाद कर लिए हैं, दोनों तीनों चैप्टर कर लिए हैं। ठीक है, कितने? डी एंड एफ और हेलो। ठीक है मनीष, जैसे जैसे ग्रुप पे बता रहा हूँ वो अपने एंड पे करते चलोगे। नोट्स से पढ़ना है, क्वेश्चन लगाने हैं, है ना? जो मैंने बुकलेट दिया उससे करो पहले, फिर एनसीईआरटी पढ़ो, और एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है यस, तुमने क्या क्या किया? 1, 4 एंड 6 ऑर्गेनिक एक तरफ से एक बार यहीं पर कवर कर लो, ताकि वो एक दिन का टेंशन ना रहे सर पे। वो एक दिन पहले जो बच्चे सोचने लगते हैं ना, अभी ये भी पढ़ना है वो ही पढ़ना है, वो डरे होते हैं, फिर उनकी परफॉर्मेंस खराब आती है पेपर में। ये दो, ये कंप्लीट सेल है और ये हाफ सेल है, ये सिंगल इलेक्ट्रोड है और ये गैल्वेनिक सेल है। करे जी, हो गया पहला। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कॉन्टैक्ट विद द सॉल्यूशन हुज पीएच इज 10। अब मेरी बात को समझो, क्या कह रहा है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। मतलब अब मैं कौन सा पोटेंशियल बताऊं उनको? रिडक्शन बताऊंगा। क्या बताऊंगा? रिडक्शन। एक तो होता है सीबीएसई अप्रोच और एक तो होता है हमारा पीएच का टर्म में। पीएच वाला फॉर्मूला आई एम नॉट श्योर कि वो एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन आपको पीएच से H+ निकाल करके अप्लाई कर देना चाहिए। बोलो आ रही बात समझ? ठीक है, पहले तो ये समझिए कि आपको कैलकुलेट करना है रिडक्शन पोटेंशियल, तो आप सेल रिएक्शन लिखो, हाफ सेल रिएक्शन लिखो। क्या लिखो? हाफ सेल रिएक्शन। हाफ सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे? 2 मोल्स ऑफ H+ गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड रिड्यूसेस इनटू हाइड्रोजन गैस। बात नहीं करो। अब यहाँ पर H+ का कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता है कि नहीं पता है? हाँ सर पता है, PS 10 आपने दिया हुआ है। तो H+ कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर जो है वो कितना है? H+ कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर माइनस PH के बराबर है, मतलब 10 की पावर -10 मोलर के बराबर है। दैट इज व्हाट इज H+ कॉन्सेंट्रेशन इन द सोल्यूशन। अब ये आपको पता है, अब आपको नर्न्स इक्वेशन अप्लाई करना है। पहले तो अप्लाई नर्न्स इक्वेशन। वरना वो शॉर्टकट लगा लो, है ना, जो आपको बताया गया है, -0.059 टाइम्स पीएच एट कैथोड, यही आया था ना डिराइव करके। ठीक है, खैर देखिए नर्न्स इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे आप लोग? E ऑफ H+ चेंजिंग टू H2 विल बी 0 माइनस, बताएंगे क्या? 0.059 अपॉन में n की जगह क्या? 2 log P/R। प्रोडक्ट साइड में क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, और नीचे क्या है? H+ कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, यही रखना है। अच्छा, ये कितना हो रहा है? माइनस का 0.059 अपॉन में 2,
इंटू लॉग पी पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 ले लो, और एच प्लस का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 10 का स्क्वायर, 10 की पावर माइनस 10 का स्क्वायर कितना है 10 की पावर माइनस 20, यही तो हो जाएगा, 20 उतर के इधर आ जाएगा, यही आ रहा है क्या, ये 10 बार में कटेगा, अरे यही है, किस किस का यही आंसर है, सही है, ठीक है। लिखने का तरीका आपका हो सकता है अलग, इस वाले का बताओ क्या आंसर आ रहा है, अरे चुप हो जाओ 1 मिनट, इस वाले में डायरेक्ट नॉन इक्वेशन लगाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसमें ई नॉट सेल कितना आएगा, बाकी लोग नहीं बोलेंगे, कैसे ई नॉट सेल निकालने का फॉर्मूला बताओ एक बार। कैथोड किस मटेरियल का बना है, इसके अंदर जिंक का बना हुआ है, कैथोड किस मटेरियल का बना हुआ है, अगर हमारे पास सेल नोटेशन गिवन है तो राइट वाला कैथोड होता है, ये रहा राइट में हाइड्रोजन, माइनस ई नॉट ऑफ जिंक, ये रहेगा, बोलो है कि नहीं, ये वैल्यू कितनी है 0, और माइनस का माइनस 0.76, तब जाकर के आएगा 0.76, ठीक है। ई नॉट सेल तुमने सही बताया था, लेकिन वैल्यूज के कैलकुलेशन में दिक्कत है। अब यहाँ से आपको क्या अप्लाई करना है, नॉन्स इक्वेशन, अप्लाई नॉन्स इक्वेशन। अगर मैं यहाँ से नॉन्स इक्वेशन अप्लाई करूँ तो आप लिखेंगे कि ई सेल इज इक्वल्स टू, ये जो सवाल मैं क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस टाइप के ही सवाल देखने को मिलेंगे, है ना। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन, एन की जगह क्या रख दो 2 इंटू लॉग, है ना। अब बताओ ऊपर एनोड का कटायन आता है, एनोड क्या है बोलना Zn2 प्लस, और कैथोड पर क्या है बोलो H प्लस, बोलो हाँ कि ना। लेकिन इसका क्या करना होगा, क्योंकि इसके रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए कोएफिशिएंट 2 करना पड़ेगा, और जब H प्लस नीचे आ रहा है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन किधर जाएगा, ऊपर। आप नोटिस कीजिए H प्लस नीचे तो पार्शियल प्रेशर ऊपर है, और H प्लस ऊपर होगा तो पार्शियल प्रेशर। बेसिकली इसका जब आप सोल्यूशन करेंगे, दोनों हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे, तो आपको यही वाला है ना प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेशियो में मिलेगा। वैल्यूज को पुट कर दो, ई नॉट सेल की जगह क्या रखोगे तुम 0.76, बोलो हाँ या ना। ये कितना है 0.059 अपॉन में 2 इंटू लॉग। अब बताओ Zn2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या है 10 की पावर माइनस 3, और ये कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4, है कि नहीं, इंटू पार्शियल प्रेशर कितना 1, यही तो रहेगा। तो ये log 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा log 10 की वैल्यू 1 है, तो 0.76 में से कितना घटेगा बताओ, और ये दोनों घटा के क्या आएगा 0.7, कितनों का ही आंसर आया है। बात समझ आ गई क्या। अगला टॉपिक जो है अगली वीडियो में अपलोड हो जाएगी, साथ में आप इतना रिवाइज करिएगा, ठीक है। अगले वीडियो का इंतज़ार करें।